ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टिनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार और हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी का समय हो गया है। बाजार में हमने देखा कि कल भारी बिकवाली आई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की चलती, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच में संघर्ष बढ़ने की आशंका है। हालांकि आज बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी काफ़ी धीमी है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी की जो गेंस हैं 25 अंकों के हैं, लेकिन निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको उत्साह थोड़ा ज़्यादा नजर आएगा। 300 अंकों से ज़्यादा का उछाल आज के सत्र में है, लेकिन कल की गिरावट ही थी करीब 700 से 800 अंकों की। करीब 1200 शेयर आज तेजी वाले हैं और 1500 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार में यहाँ से आगे की दिशा क्या होगी, कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, एफआईज का कन्विक्शन भारतीय बाजार पर क्यों नहीं पूरी तरह से लौट रहा है, और जो अर्निंग सीजन बीता है उससे क्या संकेत मिले हैं, इन तमाम चीजों को समझते हैं एक बड़े महारथी एक्सपर्ट की लेंस से। हमारे साथ जुड़ गए हैं डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी। देवेन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सर, हम ये देखते हैं कि जब जब कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं, कोई इंटरनेशनल कोई इवेंट ऐसे होते हैं जो बाजार को परेशान करते हैं, तो भारतीय बाजारों में जो रिएक्शन आता है ना, बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा शार्प आता है नीचे की तरफ। कल भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ। ऐसा क्यों है सर? क्या बाजार में भरोसे की कमी आपको लग रही है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। बाजार में भरोसे की कमी किसको लगती है? इन्वेस्टर को नहीं लग रही है। इन्वेस्टर माल नहीं बेच रहा है। जो पोजीशन ऑफलोड हो रही है और मार्केट घट रहा है और डेरिवेटिव हो रहा है, दैट मींस का ट्रेडर का कन्विक्शन नहीं बनता है। और ट्रेडर का काम ही ऐसा है, वो कन्विक्शन बने तो आई थिंक वो एक मोमेंटम के अंदर एंटर हो जाता है, बट अदरवाइज वो आई थिंक स्केप्टिकल लेता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक करंटली इंक्लूडिंग द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो आप जहाँ पे उनको इन्वेस्टर बोलते हो, मैं समझता हूँ कि दे आर ट्रेडर्स। दे बेसिकली ट्रेड बिग टाइम इनटू डेरिवेटिव मार्केट। काफी हद तक डेटा ऐसे प्रूव करते हैं कि उनका कारोबार डेरिवेटिव मार्केट की तरफ बहुत एग्रेसिव रहता है। कैश मार्केट की तरफ आई थिंक कारोबार एकदम सिस्टमेटिक रहता है। सो आई थिंक मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर सो मच ऑफ हाई वोलेटिलिटी, so much of selling pressure in given situation is also largely due to the fact that I think most of the global traders जो ग्लोबल सिचुएशन के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको आई थिंक काफी हद तक दिक्कत आ सकती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे डेरिवेटिव मार्केट का प्रभाव थोड़ा कम होता है, शायद मार्केट जल्दी संभल जाएगा। इन अ गिवन सिचुएशन लाइक दिस, it will not keep on remaining the volatile the way it is currently. So maybe you have to wait for some time. SEBI is taking certain measures also on curbing the excessive derivative market. बट अदरवाइज आई डोंट सी उसके अंदर मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिख रहा है। ऑन द कॉन्ट्री बिलीव कि जो प्राइस करेक्शन है वो प्राइस करेक्शन हेल्दी करेक्शन है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो उसके साथ में अगले समय के अंदर मार्केट के अंदर रिकवरी इन स्टॉक प्राइसेस विल डेफिनेटली बी सीन। तो आई वुड थिंक दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वन कैन बाय सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज given the kind of price correction that we are experiencing into them. देवेन भाई, एक और चीज हमने देखी लास्ट ईयर और आपसे हमारी चर्चा भी हुई थी कि इंडेक्स ने तो नया हाई बना दिया था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से कोई बहुत एनकरेजिंग संकेत थे नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अब, क्योंकि हमने सालों तक ऐसे ही किया है कि निफ्टी बैंक सेंसेक्स को देख के बाजार के मूड को भांपा है, क्या अब ये सही बेंचमार्क नहीं रह गए? क्या इनको देख के बाजार का सही अंदाजा नहीं लग पा रहा है? इनको देखना छोड़ दिया जाए? ना, आई थिंक बेंचमार्क उसका काम करता है। ओनली थिंग इज के बेंचमार्क के साथ में आपको इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि बेंचमार्क इज ओनली डायरेक्शन पॉइंट ऑफ कोर्स। सो आई थिंक ज्यादातर आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो आपका है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा आई थिंक हमारा हमेशा सुझाव रहता है। देवेंद्र सर, अगर हम भारत के अगर हम मैक्रोज की बात करें तो वो तो अपने स्ट्रांग ही है। हेल्दी ग्रोथ है, कम महंगाई है, टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, और अगर हम अर्निंग्स को देखें तो वो भी ऑफ लेट अच्छी आई है Q3 के। तो आपको क्या लग रहा है सर कि ये जो ऊपरी स्तरों से बार बार जो प्रेशर बन रहा है, ये अब कुछ दिनों की बात है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेस थे, ट्रेड डील समेत, ये भी दूर हो गई है बाजार के लिए। क्या आप अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं इसे? गिरावट मान लीजिए अगर और आ गई, अगर ईरान और अमेरिका अगर युद्ध में मान लीजिए चले भी गए,
तो क्या वो निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर होगा? जब भी निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 1 ईयर फॉरवर्ड की बेसिस पर 20 के अंदर आता है, तब निफ्टी अट्रैक्टिव बन जाता है। तो अर्निंग की आप जो बात करते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन 15% का अर्निंग ग्रोथ हम ये साल में देखने जा रहे हैं, 26-27 के 27 के साल में, फाइनेंशियल ईयर में। So overall, I think we don't have much of a challenge on earning front. On the contrary, each and every item जिसके हिसाब से अर्निंग का ग्रोथ बनता है, कमोडिटी के दाम कम है, इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, डिमांड ग्रोथ ज्यादा है बिकॉज ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, जीएसटी के दाम घटाए गए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर आइटम के ऊपर आप ध्यान दें तो वो इंडिकेट ऐसा कर रहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग एक अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। अगर इफ कॉर्पोरेट अर्निंग इज ग्रोइंग लेट से 15% रेट ऑफ ग्रोथ, 60 साल में यहाँ से इंडेक्स लेवल होना चाहिए, ऐसा पकड़ के चलते हैं। एंड गिवन दैट सिचुएशन, एनीथिंग विच इज अवेलेबल टुडे एट बिलो 20 times प्राइस अर्निंग रेशियो becomes relatively a cheaper consideration and I think a buy opportunity. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट ये समय के अंदर टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों के अंदाज से देखें तो बाय अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से दे रहा है। देवेन भाई, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, और स्पेशली उन निवेशकों के लिए जिन्होंने मान लीजिए कि हाल फिलहाल 2-3 साल पहले बाजार में एंट्री की है या फिर अभी निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। इक्विटी एज एन एसेट क्लास हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो सारे के सारे एसेट क्लासेस को इसने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन हाल फिलहाल अगर हम देखेंगे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रिप्टो को लेकर भी लोगों का रुझान बढ़ा है। तो आपको लगता है कि लोगों को अपने एसेट एलोकेशन को लेकर फिलॉसफी थोड़ी चेंज करने की जरूरत है, या फिर आपकी थिंकिंग में कोई बदलाव हुआ है? अभी एक पुरानी कहावत है, ये कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इम्पेशेंट लोग पेशेंट को रिवॉर्ड करके जाते हैं। दैट मीन्स द इम्पेशेंट इन्वेस्टर, आई थिंक दे रिवॉर्ड द इन्वेस्टर हु आर पेशेंट, दोज हु हैव लॉट ऑफ पेशेंस। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक कैपिटल मार्केट के अंदर आपको डेली रिटर्न नहीं देखना चाहिए। आपको एक इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए आप कर रहे हैं तो कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो ऑब्वियसली प्लानिंग करें तो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए प्लान करें, तो शायद ये सिचुएशन जो आप डिस्कस करें वो बीट हो जाए। क्योंकि अगर आप आज गोल्ड के साथ में और सिल्वर के साथ में हमारे दाम कंपेयर करते हैं, सर्टेनली इन लास्ट 2 years गोल्ड एंड सिल्वर हैज गिवन अ वेरी गुड तेजी, बहुत अच्छी तेजी में दोनों ट्रेड किए गए। बट ये ट्रेडिंग है, अगर आप इक्विटी में भी ट्रेडिंग करते हो तो शायद आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टॉक्स के अंदर कभी ना कभी मिल गई होती। फॉर एग्जांपल, आई थिंक रिसेंटली आपको मेटल कमोडिटी के अंदर एक अच्छी रैली मिली है। सो आई थिंक आप ट्रेडिंग के माध्यम से इन्वेस्टमेंट को ना कंपेयर करें। इन्वेस्टर को डेफिनेटली ये चीज के ऊपर ध्यान देना है कि अगर आपको ट्रेडिंग के माध्यम से मार्केट को कंपेयर करना है तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट करने की नहीं बट ट्रेडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सो आप यू कैन कीप चेंजिंग योर positions from gold, silver to equity or equity to debt or commodity, whatever. So I think यही सबसे ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इक्विटी के लिए आपको लंबे दरसे का इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। Then only the wealth gets created. Otherwise, I think you don't make money. You will part with your good assets, I think, to the under your impatience to some good quality earning opportunity will miss out in this situation. देवेन भाई, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। आप लगातार हम देखते हैं कि नई थीम्स को भी स्टडी करते रहते हैं, और अब रिसेंटली हम बातचीत लोगों से करते रहे हैं तो एक चीज़ निकल के आई है कि यहाँ से ना बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे भी पैसे बना के देंगे। इसके अलावा कुछ और अगर हम थीम्स की बात कर लें तो डेटा सेंटर एज ए थीम एक अच्छा कर सकता है। न्यू एनर्जी में जो कंपनियां एंगेज्ड हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बातचीत हो रही है। एआई आईटी स्पेस को डिसरप्ट कर रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि आगे इसमें मौके बन सकते हैं। अब किसके लिए बनेंगे? जो अभी जो आईटी कंपनीज हमारी हैं इनके लिए मौके बनेंगे या फिर कुछ और कंपनीज के लिए बनेंगे, पता नहीं। आपकी एनालिसिस सर क्या कहती है? आपके हिसाब से जो अट्रैक्टिव एरियाज हैं जहां पर अगले 5 साल 10 साल के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो कौन से हैं? अगर मैं बताऊं कि कोई भी एरिया के अंदर आपको अट्रैक्टिवनेस देखना है तो करंट सिचुएशन के अंदर कैसे टेक्नोलॉजी का एडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर ध्यान दें। आइदर यू शुड बी टेक्नोलॉजी इनेबलर, दैट इज एआई इनेबलर, और यू शुड बी एआई यूजर। आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप एआई इनेबलर नहीं हो
तो आप एआई यूजर डेफिनेटली हो सकते हो, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल आज देखें तो एफएमसीजी कंपनी के अंदर कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर, through the use of AI, they are basically doing the demand prediction. Through use of AI, they are managing supply chain logistics. Use of AI, they are basically improving their order inflow and intake. Using the application like Shikhar, they are, I think, taking care of larger part of the growth, not only in the product segment, but also in the margin segment. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप एआई को सही तरह से यूज करते हो तो आई थिंक वेरियस कंपनीज इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स विल स्टैंड आउट। जैसे हिंदुस्तान लीवर का एक एग्जांपल लिया, ऐसे बजाज फाइनेंस का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एनबीएफसी के क्षेत्र के अंदर कारोबार करते समय वो अपने लोन कितनी अच्छी तरह से जुटा पा रहे हैं, आई थिंक कितने एफिशिएंटली दे रहे हैं लोन्स की कंज्यूमर को, कैसे कंज्यूमर की क्रेडिट एसेस ऑनलाइन कर रहे हैं, कैसे आई थिंक अपनी जो वैल्यू है वो वैल्यू को सिस्टमेटिकली 25% के एवरेज लोन से बढ़ा रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर ये डिफरेंशिएटर आपको मिलेगा, and you have to keep an eye on selecting this kind of differentiators। जो टेक्नोलॉजी को अच्छे माध्यम से यूज करेंगे वो कोई भी सेक्टर में होए, शायद आई थिंक दे विल बी प्रोड्यूसिंग बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर्स, एंड दैट इज वेयर आई थिंक योर इन्वेस्टमेंट फोकस शुड बी। देवेंद्र सर, एक और चीज़ है, और मैं बिल्कुल जो निवेशक हैं ना उनके मन की बात मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। आईटी में हमने देखा है कि हिस्टोरिकली लोगों के पैसे बने हैं, लेकिन अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो पैसे नहीं बने हैं। मैं फ्रंटलाइन कंपनीज की बात कर रहा हूं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसी। तो क्या मजबूरी है कि लोग आईटी में बने रहें? क्योंकि अगर बैंक एफडी से भी कम रिटर्न या फिर रिटर्न ना बने, नुकसान हो जाए, उससे तो अच्छा कि इस सेक्टर से किनारा कर लें। कोई मजबूरी तो होनी नहीं चाहिए कि नहीं इस सेक्टर को रखना ही है पोर्टफोलियो में। आई एग्री विथ इट कि आई थिंक जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आता है तो आपको इवेल्युएट जरूर करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि आई थिंक सिस्टमेटिकली इवेल्युएट कर सकते हैं, आपको पोजीशन अपनी अच्छी तरह से दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। बट कमिंग टू इंडियन आईटी कंपनीज, अकॉर्डिंग टू मी जो करंट प्राइस करेक्शन जो भी हुए स्टॉक्स के अंदर, they definitely become I think a good amount of opportunity as far as I think the downside risk protection is concerned। क्योंकि एक तरफ आप एआई की बात करते हैं तो एआई इनेबलर और एआई यूजर जिसकी हमने बात की, तो यूजर सेगमेंट के लिए आईटी कंपनी का होना बहुत जरूरी है। यूजर सेगमेंट ऑफ एआई करंटली, एआई करीबन वर्ल्ड के 70 to 80% पीपल टुडे यूज एआई ओनली फॉर सर्च पर्पस। I think the time we have already entered into कि AI is getting now used for the purpose of building the agent की जो आपका regular basis पे काम कर पाए। And sooner we will go into the computing AI कि जहाँ पे आपको predictive solutions मिलने start हो जाएंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक ट्रांजिशन जो है वो ट्रांजिशन के अंदर आपको बना लेना पड़ता है, और उसके लिए आईटी कंपनी की सेवाएं बहुत जरूरी पड़ती है, मुझे ऐसा मानना है। शायद आप एक जगह पे आपका टाइम कम कर सकते हो, बट दूसरी जगह पे थ्रू द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एआई यू कैन इंक्रीज योर बिजनेस। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेनी ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद देयर कस्टमर्स एंड द कस्टमर ग्रुप्स कि जहाँ पे उनके बिजनेस को सिस्टमेटिकली आगे बढ़ा सके। Maybe the revenue model might change. Outcome-based revenue model can come vis-a-vis I think the current time and effort basis का जो revenue model है, उसकी जगह पे outcome-based revenue model can definitely come. But that is a transition, and उसके लिए शायद market confused है। But मैं ऐसा समझता हूँ कि downside risk protected है at current levels। ठीक है देवेंद्र भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से निवेशकों के मन में जो दुविधा है, जो प्रश्न है, उनके जवाब देने के लिए। सर, आपसे फिर से मुलाकात होगी सर, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके हमेशा। थैंक यू सो मच। बाजार देखिए, बाजार में थोड़ा चहलकदमी करने की कोशिश की है। स्पेशली अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने लगा दिया है सेंचुरी, और निफ्टी बैंक 400 अंक ऊपर। तेजी जो है निफ्टी में अब हो गई है लगभग आधे % के आसपास की। 25,550 के लेवल को निफ्टी ने पार किया है, और निफ्टी बैंक 61,100 के ऊपर जाकर हम देख रहे हैं कि कारोबार कर रहा है। और ब्रॉडर मार्केट का टेक्सचर भी आपको बेहतर दिखाई देगा। 1450 शेयर मजबूती वाले हैं, 1300 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयरों के साथ साथ डिफेंस वाले, कंजम्पशन वाले और बैंकिंग शेयर ये बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। हालांकि आईटी में नरमी है, लेकिन लोअर लेवल से वहां पर भी आपको स्ट्रेंथ थोड़ी बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हो रहा है,
उसका हम व्यू लेंगे, कुछ बढ़िया ट्रेड्स आपको बताएंगे अगले शो में, जिसका नाम है मिड कैप मसाला। नमस्कार।